अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है एंजाइम। तो एंजाइम के हम डिफिनीशन देखते हैं और इस लेक्चर में हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन करेंगे और एंजाइम में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है एंजाइम चैप्टर में वो आज हम इसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो एक एक करके आइए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि एंजाइम्स क्या चीज़ है। एंजाइम हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि एंजाइम हमारे पास एक प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर है और जो कि क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो डिफिनीशन में हम क्या कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच हेल्प इन द स्पीड अप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एंजाइम क्या है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है उसमें स्पीड अप करने में हमारी मदद करता है। मतलब क्या है कि जितनी भी बॉडी में ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम। मतलब कि हमारे पास क्या है, थाउजेंड ऑफ एंजाइम मौजूद है हमारे सेल में। थाउजेंड, हर एक सेल में हमारे पास थाउजेंड ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं हर एक सेल में। तीसरा पॉइंट क्या है कि एवरी रिएक्शन रिक्वायर्ड इट्स ओन स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब क्या है कि एंजाइम की एक क्वालिटी ये भी है कि एंजाइम सिर्फ एक वक्त पर एक ही रिएक्शन को क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम को रिक्वायर्ड होगा। अगर हम दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो दूसरे रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम, तीसरा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो तीसरा रिएक्शन, तीसरा एंजाइम। इसी तरह जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एक ही एंजाइम एक ही प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। क्या कहते हैं, मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब कि जितनी भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो डिफिनीशन में हमने कहा कि ये जो एंजाइम्स जो है हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ही एक ऐसी चीज है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। लेकिन एक इसकी एक स्पेसिफिसिटी या एक खासियत ये भी है कि ये खुद को इस्तेमाल नहीं करता। ये खुद को इस्तेमाल किस तरह नहीं करता कि ये सिर्फ एंजाइम्स को या जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं उनको पुश करते हैं या स्पीड अप कर देते हैं, फिर ये हट जाते हैं। उनको सिर्फ स्पीड अप करने का काम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का होता है। तो आइए जान लेते हैं जितनी भी टर्मिनोलॉजीज डिफिनीशन यूज्ड इन एंजाइम्स। मतलब कि हमारे पास जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है एंजाइम्स की, जितनी भी डिफिनीशन है एंजाइम्स के चैप्टर में या एंजाइम आगे हम जब पढ़ेंगे तो उनमें एक एक चीज आएगी, उसकी हमें समझ नहीं आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम उनको पहले से जान लें। अगर वो ये वर्ड यहाँ पे आ गया तो हमें ये समझ आएगी हाँ ये वर्ड हमने कहीं पढ़ा है, हाँ ये चीज ऐसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट क्या है कि रिएक्टेंट इन अ कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब कि सबस्ट्रेट हमारे पास एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि ये सबस्ट्रेट आगे जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बनेगा, जॉइंट होके वो हमारे पास प्रोडक्ट देगा, या तीन सबस्ट्रेट आगे जाके हमारे पास एक प्रोडक्ट देगा, या दो सबस्ट्रेट आपस में जॉइंट होके आपस में रिएक्शन करके हमारे पास प्रोडक्ट देंगे। तो सबस्ट्रेट हमारे पास वो चीज है जो आगे जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा जो है हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है कि ये हमारे पास वो सब्सटेंस है या हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जब रिएक्शन हो जाए जो कि हमारे पास फाइनल चीज जब बन जाती है तो उसको हम क्या करते कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। जो तीसरा है, तीसरे में हम कहते हैं कि एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब क्या है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल दैट इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अ एंजाइम। एक्टिवेटर हमारे पास एक ऐसी जगह होती है या हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है जो हमारे पास जो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो होती है। मतलब कि एंजाइम की जो कैटालिटिक फंक्शन है या जो खासियत है उनको इंक्रीज करने के लिए क्या होती है, एक्टिवेटर हमारे पास होता है। मतलब कि ये एक्टिवेटर नाम से भी जाहिर है कि ये सिर्फ क्या करता है, एक्टिवेट करता है जो कि हमारे पास कैटालिटिक, ये जो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होती है उस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या करता है, हमारे पास एक्टिवेटर
इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज करता है। जो चौथा है वो है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम चैप्टर में, आगे हम जाके पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जितनी भी अदर हमारे पास फंक्शंस है एंजाइम्स की, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव साइट क्या है कि अ पार्ट ऑफ एंजाइम एक्ट इज द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट अकर्स एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ये हमारे पास एंजाइम का वो हिस्सा होता है एक्टिव साइट जिस पर हमारे पास जितनी भी इनिशियल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट होती है। सबस्ट्रेट हमने पढ़ लिया कि सबस्ट्रेट क्या चीज है कि एक रिएक्टेंट है जो आगे हमारे पास जाके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यही सबस्ट्रेट हमारे पास जब जॉइंट होंगे पहली बार, तो उस साइड को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अकर एंड फॉर्म एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर साइट के अलावा हमारे पास, एक्टिव साइट के अलावा हमारे पास क्या है, एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम को हम क्या किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ एंजाइम विदाउट द कोफैक्टर नेसेसरी फॉर अ कैटालिस्ट। मतलब कि एपो एंजाइम हमारे पास वो पार्ट ऑफ एंजाइम है जो कि हमारे, जिसको हमारे पास नेसेसरी फॉर अ कैटालिस्ट, जो कि हमारे पास जितनी भी विदाउट कोफैक्टर एंजाइम्स होते हैं, जितनी भी रिएक्शन होते हैं कोफैक्टर के अलावा, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए वो जरूरी होता है। जैसे कि हमारे पास आयंस हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, या ये दोनों कंबाइन होकर भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास एपो एंजाइम होता है। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड करने के लिए यूज होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, हमने पहले भी कहा कि ये खुद इस्तेमाल नहीं होते, और जिन एंजाइम, जिस प्रोसेस में या जिस रिएक्शन में ये इस्तेमाल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कैटालिटिक रिएक्शन है। आमतौर पर ये कैटालिस्ट जो है ये खुद को इस्तेमाल नहीं होते। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हम उस रिएक्शन में इन चीज़ को मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास कैटालिटिक का रिएक्शन है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट खुद यूज़ नहीं होता, जो कि सिर्फ वो एक्टिवेटर या जो हमारे पास पुश कर देता है उसको स्पीड अप करने के लिए ये सिर्फ यूज़ होता है। जब हम कैटालिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शन है। तो कैटालिस्ट के अलावा हमारे पास जो तीसरा आता है, सातवां आता है, वो हमारे पास कोएंजाइम है। कोएंजाइम का मतलब क्या है कि विच ट्रांसफर ग्रुप्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास वो एंजाइम्स है, वो पार्ट ऑफ एंजाइम है, या वो टर्मिनोलॉजी है जो कि किस चीज के लिए होती है, जितनी भी हमारे पास बायोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं या जो जितनी भी ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसको हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स एक एंजाइम और दूसरे एंजाइम के ट्रांसफर के दरमियान जो ट्रांसफर होती है उसके लिए कोई एंजाइम यूज होता है। कोई एंजाइम के बाद हमारे पास आता है होलो एंजाइम। हेलो एंजाइम किस चीज के लिए होता है कि एक्टिव एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम। होलो एंजाइम क्या है कि हमारे पास यही एक्टिव एंजाइम होता है जो कि हमारे पास एपो एंजाइम और हमारे पास कोएंजाइम से मिलकर बना होता है। तो इसके अलावा जो नोवा है हमारे पास इंडक्शन है। तो क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम बाय इंक्रीजिंग इट्स अपीयरेंस। मतलब कि इंडक्शन हमारे पास वो चीज है जो जितनी भी हमारे पास ये एंजाइम, जब बायोसिंथेसिस होती है एंजाइम की, तो उसको जल्दी अपीयरेंस देने के लिए, मतलब को उसको जल्दी से अपीयर करने के लिए क्या होते हैं, हम उनको यूज करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो 10वां आता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद जो अदर जो डिफिनीशन है वो डीनेचरिंग का आता है कि डीनेचर का क्या मतलब है। डीनेचर टर्मिनोलॉजी का वर्ड का मतलब क्या है, व्हेन एंजाइम आर लेफ्ट और फंक्शन टू अनेबल और डू फंक्शन आर कॉल्ड अ डीनेचर। मतलब कि एंजाइम जब किसी फैक्टर्स की वजह से अपना काम छोड़ दे, मतलब कि वो अपना काम सरंजाम ना दे, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डीनेचर हो गया है, या डीनेचर का मतलब है कि वो अपना काम छोड़ गया है। ठीक है, डेड नहीं होता, सिर्फ बस क्या होता है, वो डीनेचर होता है, काम करने के लायक नहीं बचता। तो इसके अलावा जो है एमोलॉजिकल एंजाइम। एमोलॉजिकल एंजाइम क्या है, दोज एंजाइम व्हिच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली।
मतलब कि हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है या जितनी भी कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए सिर्फ एक प्रॉपर कैटलिस्ट यूज होता है। लेकिन बायोलॉजिकल एंजाइम वो एंजाइम है हमारे पास जो कि रिपीटेडली आप यूज कर सकते हो। मतलब कि एक एंजाइम एक रिएक्शन में ये यूज हो गया तो आप उसको दूसरे एंजाइम जब उसे उठा के आप दूसरे प्रोसेस में डाल दोगे तो वो दूसरे प्रोसेस में भी इस्तेमाल होगा। जब आप दूसरे से तीसरे में डालोगे तो तीसरे में भी वो क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एमोलॉजिकल एंजाइम है। एमोलॉजिकल एंजाइम्स के बाद जो हमारे पास लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है, तो लास्ट टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि इनहिबिशन, डिक्रीज इन एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस, एंजाइम प्रोडक्शंस और एंजाइम एक्टिविटी सेपरेट। मतलब कि इनहिबिशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एंजाइम रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं या एंजाइम रिलेटेड जितनी भी वो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एंजाइम जब इनहिबिट होता है, मतलब कि जिस उसमें इनहिबिशन आ जाती है, इनहिबिशन या उसके डिनेचरिंग की वजह से आती है, तो उसमें जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो स्लो स्लो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वो प्रोसेसेस स्मॉल रिक्वायर्ड किए होते हैं वो स्लोली क्या होते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा जो हमारे पास एंजाइम प्रोडक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा इनहिबिशन का फैक्टर ये है कि जब एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो उसमें क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्शन जो होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो लास्ट है वो क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कि एंजाइम जो जितनी भी काम करते हैं, जितनी भी प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी को भी इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब ही यही है कि एंजाइम को वो डिनेचर कर लेता है। एंजाइम को वो जब कोई फैक्टर्स डोमिनेंट आ जाए तो वो क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, डिनेचर की तरफ ले जाते हैं। वो अपना काम धीरे धीरे से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा जब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये जो रेड कलर में है ये एंजाइम है। एंजाइम के अलावा ये हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होते हैं, हमारे डिफिनेशन में पढ़ा कि ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। ये रिएक्टेंट आगे जाके एक सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे जो हमारे पास ये आगे जाके एक एंजाइम में जब वो एंटर हो जाए तो उसमें क्या कहें कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसका खुलासा क्या है, एंजाइम क्या है हमारे पास, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप करने के बाद उसको क्या कहते हैं, एंजाइम जो है हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हर सेल में 1000 से ज़्यादा क्या है हमारे पास एंजाइम मौजूद है। एंजाइम क्या है हमारे पास, अक्सर हमारे पास प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के अलावा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, ये स्ट्रक्चर था। तो उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा हो। तो अब आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।